गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर मृणाली चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं और आज का हमारा टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जड़ें किस प्रकार से जल का अवशोषण करती हैं एवं मूल रोम से होता हुआ जल मूलों की जाइलम तक किस प्रकार से पहुंचता है। आज हम देखेंगे कि जड़ों के जाइलम में पहुंचा हुआ यह जल पौधे के विभिन्न वायवीय भागों तक को किस प्रकार से प्राप्त होता है। पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल में विभिन्न प्रकार के विलय घुले होते हैं। इस कारण कोशिका में पहुंचने के बाद, विशेषकर जाइलम कोशिकाओं में आने के बाद, इसे जल न करके सैप कहा जाता है। यह सैप पौधे के ऊपरी भागों में मुख्यतः पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करता है। जड़ों से वायवीय भागों में पहुंचने की यह जल की प्रक्रिया एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण या ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के नाम से भी जानी जाती है। अर्थात मूल से के जाइलम में पहुंचे हुए जल का पौधे के विभिन्न वायवीय भागों तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर या रसारोहण के नाम से भी जानते हैं। पौधे के विभिन्न भागों में इस विलय घुलित जल का पहुंचने का कार्य जाइलम कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। जाइलम पौधे के संवहनीय ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। विभिन्न प्रकार की जाइलम कोशिकाएं पौधों में पाई जाती हैं, लेकिन 3 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं रसारोहण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। यह कोशिकाएं वेजल्स या वाहिका, ट्रैकीड्स या वाहिनिका और जाइलम फाइबर्स के नाम से जानी जाती हैं। इसके अलावा जाइलम में पाई जाने वाली रे सेल्स भी जल को विभिन्न भागों तक, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। वेजल्स, ट्रैकीड्स और फाइबर, यह तीनों कोशिकाएं जल को ऊर्ध्व दिशा में पहुंचाती हैं, अर्थात रूट से लेकर के ऊपरी भागों तक जल का संवहन करेंगी, जबकि रे कोशिकाएं जल का लेटरल या अरीय कंडक्शन करती हैं, अर्थात यह कॉर्टेक्स आदि भागों को जल पहुंचाने का कार्य करेंगी। इसके अलावा वेजल्स, ट्रैकीड्स, फाइबर्स और रे सेल्स के मध्य में कुछ पैरेन्काइमा कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जिन्हें जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। परंतु पैरेन्काइमा सेल्स या जाइलम पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं हैं वह जल का संवहन नहीं करती। उनका कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना होता है। जाइलम की विभिन्न कोशिकाओं को जान लेना संवहन को समझने के लिए अत्यधिक जरूरी है। अतः हम सबसे पहले ट्रैकीड के बारे में जानते हैं। ट्रैकीड्स या वाहिनिका, यह तरकु शेप की कोशिकाएं होती हैं। तरकु शेप की और पतली लंबी नलिकाकार कोशिकाएं हैं। तरकु शेप है, अर्थात इनके जो सिरे हैं वो आगे की तरफ थोड़े पतले होते हैं। यह कोशिकाएं 3 से 5 मिलीमीटर तक ही लंबी होती हैं और लिग्निफाइड सेल्स हैं। लिग्निन की बनी हुई भित्ति होती है। लिग्निन के निक्षेपण के कारण सेल वॉल या कोशिका भित्ति जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। अतः यह पतली नलिकाकार कोशिकाएं हैं जो जल के लिए अपारगम्य हैं। यह मृत कोशिकाएं भी होती हैं, डेड सेल्स हैं। क्योंकि मृत कोशिकाएं हैं अतः इनमें जीव द्रव्य का अभाव होता है, जिस कारण से जल के संवहन में किसी भी प्रकार का जीवित पदार्थ अवरोध उत्पन्न नहीं करता। परंतु इन लिग्निफाइड कोशिकाओं की भित्ति पर छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं। यह बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं जो कि जल के संवहन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। इनके थ्रू
पानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। यह जो पिट्स होते हैं यह अधिकतर जोड़े में या पेयर्स में पाए जाते हैं। जोड़े में या पेयर्स में पिट पाए जाने का अर्थ है एक वाहिनिका कोशिका में पिट भित्ति के जिस स्थान पर है उसके पार्श्व में स्थित कोशिका में ये पिट उसी के ही समक्ष स्थित होगा, जिसके कारण एक कोशिका से जल इस पिट से होता हुआ दूसरी कोशिका में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि वाहिनिका की कोशिकाओं में ऊपर की ओर स्पिंडल संरचना है, यहाँ पर वॉल पाई जा रही है, अतः जल सीधे सीधे एक वाहिनिका से दूसरी वाहिनिका में प्रवेश नहीं कर पाता। एक वाहिनिका से दूसरी वाहिनिका में जल इन पिट्स के थ्रू होकर के जाएगा, पिट्स के मार्ग से जाएगा। इस कारण से एक वाहिनिका में जल का प्रेशर अधिक होने पर यह पिट द्वारा दूसरी वाहिनिका में प्रवेश करेगा। इस वाहिनिका में जल का प्रेशर अधिक होने के कारण यह पिट द्वारा अगली पार्श्व की वाहिनिका में प्रवेश करेगा और इस प्रकार से वाहिनिका में जल सीधी गति न करते हुए एक लहरदार सी गति करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। वाहिनिका क्योंकि बहुत पतली कोशिकाएं हैं, इस कारण से जल का इनमें प्रवाह अत्यधिक दाब के साथ होता है और यह ऊंचे वृक्षों तक में या लंबी दूरी तक जल को पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। विभिन्न आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी पादपों में वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं वाहिकाएं। वाहिकाएं सिलेंडर के प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, सिलेंडर जैसे शेप की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की में ऊपरी भित्ति नहीं पाई जाती है और वाहिकाओं की गुहिका वाहिनिकाओं की अपेक्षा चौड़ी होती है। इस कारण से इनसे अधिक मात्रा में जल संवहन किया जा सकता है, परंतु वह जल वाहिनिका की तुलना में कम दाब से आगे की ओर बढ़ेगा। वाहिकाओं में एंड वॉल्स नहीं पाए जाने के कारण जल सीधा गति कर सकता है। एक वाहिका हमेशा दूसरी वाहिका के ऊपर लगी रहेगी तथा दूसरी तीसरी की ओर ऊपर। इस कारण से विभिन्न वाहिकाएं मिलकर के एक पाइप नुमा संरचना बना लेती हैं और इस पाइप नुमा संरचना में जल बिना किसी अवरोध के सीधी गति कर पाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक सामान्य पाइप में जल जाता है। इस प्रकार से इन वाहिकाओं का एक जाल समान संरचना पौधे के संपूर्ण संवहनीय क्षेत्र में पाई जाती है। वाहिकाएं आवृत बीजियों में पाई जाती हैं, परंतु अनावृत बीजियों में इनका अभाव होता है। नीटम, इफिड्रा एवं वेलविशिया ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनमें वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। तीसरे प्रकार की जाइलम कोशिकाएं जो कि संवहन में सहयोग करती हैं वह है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स बहुत ही पतली लंबी कोशिकाएं हैं जिनके सिरे टेपरिंग या नुकीले होते हैं। इनमें गुहिका बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। कोशिका भित्ति मोटी और लिग्निफाइड होती है, अर्थात लिग्निन का निक्षेपण होता है। इनमें पिट्स पाए जाते हैं परंतु वह बहुत कम मात्रा में होते हैं। फाइबर कोशिकाएं जल का संवहन करती हैं, परंतु मुख्य कार्य इनका पौधे को स्ट्रेंथ या मजबूती प्रदान करना होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कौन कौन सी कोशिकाएं जल के संवहन में भूमिका निभाएंगी। अब यह कोशिकाएं जल को ऊपर की ओर संवहन किस प्रकार से करती हैं या एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न की जाती है यह देखते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें हम 3 कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं। पहला वाइटल थ्योरीज, दूसरा
रूट प्रेशर थ्योरी और तीसरा कोहेजन थ्योरी। वाइटल थ्योरीज या जैविक सिद्धांत विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार की संकल्पना प्रस्तुत की गई कि पादपों में जीवित कोशिकाएं जल के संवहन के लिए ठीक उसी प्रकार का कार्य करती हैं जैसे कि जंतुओं में हृदय के द्वारा किया जाता है। अर्थात विभिन्न सजीव कोशिकाएं जल को एक स्पंदन क्रिया के द्वारा आगे की ओर संवहन तंत्र में बढ़ाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार की स्पंदन क्रिया करने वाली कोशिकाएं यद्यपि पौधों पे नहीं पाई गई, इस कारण से अधिकतर जैविक सिद्धांत आजकल मान्य नहीं हैं। विभिन्न साइंटिस्ट जिनके द्वारा जो जैविक सिद्धांत प्रारंभ में दिए गए थे, जैसे कि रे, गॉडलेवस्की, बोस, डिक्सन एंड बार्ली, इन सभी के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में स्पंदन कोशिकाओं का जिक्र किया गया है जो कि सजीव कोशिकाएं हैं और जल को आगे की ओर पंप करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट सिद्धांत रूट प्रेशर सिद्धांत या मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत का अध्ययन हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था। मूल से के मूल रोम से लेकर के मूल के जाइलम तक जल का प्रवाह एक दाब के तहत होता है, जो यह दाब जड़ों के द्वारा निर्मित किया जाता है तथा पौधे के विभिन्न वायवीय भागों का कि इसमें कोई भूमिका नहीं रहती। इस दाब को मूल दाब कहा जाता है एवं इस मूल दाब का अध्ययन किसी सिंचित पौधे के ऊपरी वायवीय भागों को काट करके उनके स्थान पर एक मैनोमीटर यदि लगा दिया जाए तो इस मूल दाब का हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा, गमले में लगा हुआ एक हर्बेशियस प्लांट है, शाकीय पौधा है, और इसके ऊपरी भागों को हटा करके यहाँ मैनोमीटर लगा दिया गया। कुछ समय बाद देखते हैं कि मैनोमीटर की नलिका में पारे का जो स्थान है, पारे का जो लेवल है वह ऊपर की ओर उठ जाता है और यह पारे के स्तर का उठना मुड़ी हुई नली में जल के या सैप के आरोहण के कारण होता है। यह सैप पौधे का क्योंकि ऊपरी भाग काट दिया गया है, इसलिए यहाँ मैनोमीटर की नलिका में ऊपर की ओर बढ़ेगा और इस दाब का अध्ययन या मान मैनोमीटर के द्वारा पता लगाया जा सकता है। यह दाब जो कि जड़ों में निर्मित हुआ है और रूट प्रेशर कहलाता है, इस दाब के कारण तने के जाइलम में जल ऊपर की ओर गति करता है। यह मूल दाब ही जड़ों के जाइलम में जल को ऊपर की ओर संचरित कराने का कार्य भी करता है। कुछ पादप जैसे कि अंगूर की बेल में मूल दाब का मान 5 से 6 बार तक देखा गया है, जो कि जल को 150 से 160 फीट तक ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। परंतु अधिकतर पादपों में मूल दाब यह तो पाया ही नहीं जाता या इसका मान बहुत कम होता है, जिसके कारण ऊंचे वृक्षों में जल का संवहन मूल दाब के द्वारा होना संभव नहीं होता। विशेषकर जिन पादपों में वाष्पोत्सर्जन अधिक तीव्र गति से होता है, वहां पर होने वाली जल की हानि की पूर्ति मूलदाब द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि मूलदाब से रसारोहण की गति बहुत धीमी होती है। अतः अधिकतर पादपों में मूलदाब जल के आरोहण को
स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। तीसरा सिद्धांत या कोहेशन थ्योरी, जिसे ससंजनवाद भी कहा जाता है, यह सिद्धांत आयरिश बॉटनिस्ट हेनरी डिक्सन और फिजिसिस्ट जॉन चॉली के द्वारा 1894 में दिया गया था एवं इस सिद्धांत का समर्थन एस्केनास्की और रेनर द्वारा भी किया गया। ससंजन तनाववाद जल के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले ससंजन बल एवं आसंजन बल पर आधारित सिद्धांत है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं तथा दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और इन बंधों के द्वारा जल के अणु एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं। इस कारण से जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसी कारण बहते हुए जल को बीच में से काटा नहीं जा सकता, उसके अणु एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। दूसरा, जल के अणुओं के मध्य आसंजन बल भी या एडेसिव फोर्सेस भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से किसी केशिका को जल में सीधा रखने पर उसमें जल ऊपर की ओर स्वतः ही चढ़ने लग जाता है। अतः जल में पाए जाने वाले ससंजन एवं आसंजन बलों के कारण जल जाइलम की कोशिकाओं में ऊपर की ओर बढ़कर एक सतत कॉलम का निर्माण करता है। यह कॉलम वाष्पोत्सर्जन करने वाली पत्तियों से लेकर के तने के जाइलम से होता हुआ पादप की रूट्स तक सतत ही बना रहता है। पौधे के वायवीय भागों में पाई जाने वाली पत्तियां लगातार वाष्पोत्सर्जन करती हैं, जिसके कारण उनमें एक ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल या जल विभव का निर्माण होता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में बनने वाले ऋणात्मक विभव के कारण जल एक तनाव की स्थिति में रहता है एवं यह तनाव पत्तियों से लेकर तने के जाइलम से होता हुआ जल के जाइलम तक पहुंचता है और इसी तनाव के कारण जल पौधे में लगातार ऊपर की ओर गति करता रहता है। इस सिद्धांत को चित्र में दिखाए गए एपरेटस के द्वारा और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यहाँ पर पूरे उपकरण को जल से भर लिया जाता है और प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व इस पोरस मिट्टी के बर्तन को, छिद्रित मिट्टी के बर्तन को एक बीकर में खौलता हुआ जल लेकर उसमें डुबा दिया जाता है, जिससे इस एपरेटस के किसी भी स्थान पर यदि एयर बबल्स होते हैं तो वहाँ इस एग्जिट नलिका से बाहर की ओर निकल जाते हैं। अब सभी एयर बबल्स के बाहर निकलने के पश्चात बीकर को, उबलते हुए पानी युक्त बीकर को हटा लिया जाता है एवं एपरेटस को इस स्थिति में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि इस मिट्टी के बर्तन से जल का वाष्पीकरण प्रारंभ होता है। जल का वाष्पीकरण प्रारंभ होने के कारण इस बर्तन में जल की मात्रा जैसे जैसे कम होती है, कांच की नली के द्वारा जल मिट्टी के बर्तन में प्रवेश करता है, जिस कारण से इस कांच की नली में जल ऊपर की ओर गति करेगा और उसका स्थान नीचे बीकर में भरे हुए मरकरी द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार हम इस प्रयोग में देखते हैं कि जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल होने के कारण इस पोरस पात्र से जल के वाष्पीकरण होने पर जल
यहाँ ट्यूब से पोरस पात्र में प्रवेश करता है। साथ ही जल में आसंजन बल अधिक होने के आसंजन बल भी होने के कारण यह जल के ऊपर की ओर उठने के साथ यह अपने साथ पारे के अणुओं को भी ऊपर की ओर उठा लेता है। इस कारण से आसंजन और ससंजन बल के कारण यहाँ बीकर में उपस्थित पारा कांच की नली में ऊपर की ओर प्रवेश करता है। अब इस उपकरण में हम इस पोरस पात्र के स्थान पर किसी हरे पादप की डाली लगा लें तो भी लगभग प्रक्रिया इसी प्रकार से होनी चाहिए। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, इस पात्र की अपेक्षा यहाँ इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में केवल ऊपर की ओर पोरस पात्र मिट्टी के बर्तन की जगह हमने एक पादप की ट्विग को लगा लिया। अब ऐसी स्थिति में जो कार्य पोरस पात्र यहाँ पे कर रहा था, अर्थात जल के वाष्पीकरण का कार्य, वही कार्य इस धर पर यह पौधे की हरी पत्तियों द्वारा किया जा रहा है। अगेन यहाँ से जल के वाष्पीकरण होने के कारण कांच की नली का जल ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा और इसके साथ ही नीचे बीकर में भरा हुआ पारा भी ऊपर की ओर बढ़ता है। इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट से स्पष्ट है कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा वाष्पीकरण होने के वाष्पोत्सर्जन होने के कारण ही जल नीचे से ऊपर की ओर एक सतत कॉलम के रूप में उठता है। अतः पौधों में हम देखते हैं कि मेसोफिल कोशिकाओं से वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि होने पर उनमें नेगेटिव पोटेंशियल का वाटर पोटेंशियल बनता है एवं इस कारण से वेन से होता हुआ जल मेसोफिल कोशिकाओं को प्राप्त होगा। क्योंकि जल में ससंजन बल अधिक है, इन वेन्स पत्तियों की इन वेन्स से की जल की आपूर्ति शाखाओं के वेन्स द्वारा की जाएगी और यह शाखाओं की वेन्स तने से सतत है। इस कारण तने के जाइलम से भी जल ससंजन बल के कारण ऊपर की ओर पत्तियों में गति करेगा। तने में हुई जल की हानि को रूट के जाइलम में उपस्थित जल के द्वारा पूरा किया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पत्तियों में हुई जल की हानि तने के माध्यम से जड़ के द्वारा पूरी की जाती है एवं इसमें मात्र ससंजन एवं आसंजन बलों की मुख्य भूमिका होती है तथा पत्तियों के द्वारा होने वाला सतत वाष्पोत्सर्जन एक नेगेटिव वाटर पोटेंशियल का निर्माण करता है, जो कि जल को ऊपर की ओर संवहन करने के लिए भूमिका निभाता है। परंतु रात के समय भी पादपों में के द्वारा जल अवशोषण किया जाता है, जबकि स्टोमेटा या रंध्रों के बंद होने के कारण पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की गति या वाष्पोत्सर्जन होना बंद हो जाता है। फिर भी जल का अवशोषण चलता रहता है। सामान्यतः सूर्य अस्त के बाद जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तब भी पत्तियां नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की ही स्थिति में होती हैं, क्योंकि दोपहर की गर्मी से अत्यधिक जल हानि हो जाती है। इस कारण से बने हुए नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की पूर्ति शीघ्र ही नहीं हो पाती, अतः कुछ देर तक सायकाल में जल का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण पूर्व में बने हुए नेगेटिव वाटर पोटेंशियल के कारण ही होता है। परंतु बाद की स्थिति में, क्योंकि पौधे के विभिन्न वायवीय भाग विशेषकर नवीन बनी हुई पत्तियों में मेटाबॉलिक क्रियाएं या उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं एवं नवीन पत्तियों में यह उपापचयी क्रियाएं तीव्र गति से होती हैं। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता रहती है एवं इन उपापचयी क्रियाओं में जल प्रयुक्त हो जाता है। इस कारण से भी
पत्तियों में या नवीन बने भागों में वाटर पोटेंशियल अधिकतर नेगेटिव ही होता है एवं यह नेगेटिव वाटर पोटेंशियल जल के कॉलम को ऊपर की ओर उठाने का मुख्य कार्य करता है। इस प्रकार हमने देखा कि जल पौधे की जड़ों से ऊपर पत्तियों में किस प्रकार से गति करता है। इसके अतिरिक्त कई बार विशेष परिस्थितियों में जल विपरीत दिशा में भी गति करता है, अर्थात पत्तियों से जड़ों की ओर भी जल की गति संभव होती है, जिसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। यह ऊपर से नीचे की ओर होने वाली गति विशेष परिस्थितियों में होती है, जबकि पौधे के निचले भागों में वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो और ऊपरी भागों में वाटर पोटेंशियल अधिक होता है, तब जल की गति पौधे के वायवीय भागों से नीचे की ओर भी होती है। अधिकतर देखा गया है लंबे गर्मी के अंतराल के बाद मृदा में जल की हानि हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि तेज बारिश हो तो पत्तियों द्वारा जल का अवशोषण भी किया जाता है एवं यह अवशोषित किया गया जल पौधे के निचले भागों को उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि मृदा में जल की कमी है एवं ऐसी स्थिति में मृदा शीघ्र गति से पौधों की जड़ों को जल उपलब्ध नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में पादप की जड़ें मृदा से जल सरलता से प्राप्त नहीं कर पाती, परंतु बारिश होने के कारण पत्तियां सीधे ही जल के संपर्क में होती हैं और इस कारण से पत्तियों द्वारा जल का अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भागों को यह जल उपलब्ध कराया जाता है। वर्टिकल मूवमेंट के अलावा, ऊर्ध्व मूवमेंट के अलावा पौधों में जल पार्श्व या अरीय गति भी करता है। यह लेटरल मूवमेंट्स भी करता है, जैसा कि बताया था कि पौधे में की जाइलम में रे सेल्स पाई जाती हैं एवं रे सेल्स जल का संवहन अरीय दिशा में करती हैं। यदि पादप की एक पार्श्व की समस्त जड़ों को काट दिया जाता है, तब भी पादप की समस्त भाग की पत्तियां सामान्य रूप से ही ग्रोथ करती हैं, वृद्धि करती हैं। इनके पोटेंशियल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, अर्थात एक पार्श्व की जड़ों को काट देने के बावजूद भी दूसरे पार्श्व की जड़ें ऊपर की समस्त पत्तियों को जल की आपूर्ति करती रहती हैं, अर्थात जल पार्श्वीय गति भी कर रहा होता है एवं पादप का संपूर्ण संवहन तंत्र एक इकाई के रूप में ही कार्य करता है। यहाँ यह नहीं होता कि एक पार्श्व की जड़ें जल अवशोषित कर अपनी ही तरफ की पत्तियों को जल उपलब्ध कराएंगी, परंतु पौधे की जड़ों द्वारा जल यदि अवशोषित किया गया है तो वह समस्त पादप को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने देखा कि पादप किस प्रकार से जल का संवहन करते हैं, जड़ों में उपलब्ध जल पादपों के विभिन्न भागों को किस प्रकार से प्राप्त होता है। थैंक यू।